क्विज का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे जो हमने यूनिट नंबर 5 और 6 में से कंडक्ट किया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था एन एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एप्पल अट्रैक्ट्स अर्थ बाय 10 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेशन के दौरान मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी कि दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो लिहाजा अगर अर्थ जो है वो एप्पल पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो एप्पल भी जो है वो भी अर्थ पे 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। दूसरा क्वेश्चन है मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू। तो ये भी वेरी क्लियर बता चुका हूँ जब हमने सेंटीपीटल का टॉपिक पढ़ा था कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो एक्चुअली सेंटीपीटल फोर्स की वजह से मूव कर रही होती है। और ये भी बताया था कि जो सेंटीपीटल फोर्स होती है वो एक्चुअली बताते खुद कोई फोर्स नहीं होती, बल्कि ये जो बेसिक चार फोर्सेज हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इन चारों में से किसी न किसी फोर्स से ये अराइज हो रही होती है। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड सेंटीपीटल फोर्स की वजह से आता है, रिवॉल्व करता है, और वो सेंटीपीटल फोर्स कहाँ से आती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। और क्वेश्चन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो ग्रेविटेशन का जो कानून है वो हमें उसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लिखें तो वो बनती है फिजिकल टू जी इंटू m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा इन गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनी टू बॉडीज हैविंग मैस। कोई भी दो बॉडीज जो है उनके मैस पे ये डिपेंड करता है, यानी हर वो चीज, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो बॉडी जिसका मैस है उसके लिए ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाई। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारे पास सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सारी के सारे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर क्यों बाउंड है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउंड। हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ अटैच है तो उसकी वजह ग्रेविटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ मैस पे डिपेंड करता है, और वो मैस किसका? जिसकी ग्रेविटी आप फाइंड करना चाहते हैं। तो चूंकि हमारे स्टेटमेंट में ये क्लियर लिखा है कि ग्रेविटी, यहाँ पे क्लियर लिखा है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे मैस ऑफ द अर्थ। तो कुछ पार्टिसिपेंट ने इसका लिखा था मैस ऑफ द बॉडी, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देखना चाहते हैं जो स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट में जो चीज़ मौजूद है वो ग्रेविटी टू दी अर्थ है। ठीक है, यानी जी की आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं अर्थ के लिए, तो जिस बॉडी के लिए आप जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसी का मैस होगा। अगर आप अर्थ के लिए जी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो मैस ऑफ अर्थ होगा। अगर आप मून के लिए छोटा जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर मून का मैस होगा। अगर आप किसी ब्लैक होल के लिए देखना चाहते हैं तो फिर उसका मैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डजंट डिपेंड ऑन। मास पे डिपेंड करता भी हमने फार्मूला लिखा है, सेपरेशन डी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज m1 m2 पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। दूसरी तरफ जो हम कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं वो मीडियम डिपेंडेंट है। उसके दरमियान मीडियम आ जाए तो वो जो फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की वो कम हो जाती है। सातवां क्वेश्चन ए बॉडी ऑफ mass 1 kg is attracted by the earth with a force which is। a body of mass 1 kg, 1 kg का बॉडी है तो उसको अर्थ जो है वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है? तो ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो मैस है उसको अर्थ जो अट्रैक्ट करती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी हमें पता है कि जो बॉडी का वेट होता है वो एक्चुअली उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल होता है। हम इस केस में कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली वेट है। ठीक है, यानी वो जो ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस बॉडी पे, 1 kg के बॉडी पे, वो एक्चुअली क्या लग रही है? उसका वेट है। तो वेट आप फाइंड कर लें mg। एम की वैल्यू आपके पास 1 kg है और जी की वैल्यू आपके पास 9.8 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल पुल आएगी या ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो क्या आएगी? 9.8 आएगी। आठवां वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट। वैल्यू ऑफ जी जो होती है ये सरफेस पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम होती है, और सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, और अगर आप सरफेस से नीचे जाते हैं तो भी वैल्यू कम होना शुरू होती है, और जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन सरफेस पे भी हर जगह एक जैसी वैल्यू नहीं होती, मैक्सिमम जरूर होती है लेकिन हर जगह एक जैसी नहीं होती, बल्कि जो आपका पोल होता है पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे मामूली सी वैल्यू कम होती है। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जिस सेंटेंस को गौर से पढ़ा करें, बाद औक़ात पूछा जाता है कि किस पे डिपेंड करता है और बाद औक़ात पूछा जाता है किस पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली बाद औक़ात पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन बाद औक़ात पूछा जाता है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो लिहाजा ये चीज माइंड में रख करें, बाद औक़ात स्टेटमेंट में इनकरेक्ट पूछा होता है और आप नीचे आपका जहन जो है वो कैलिब्रेट आपको कर रहा होता है कि करेक्ट कौन सी वाली है। तो जरा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अपने जहन में अच्छी तरह बिठाया करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बॉडी के किस चीज पे डिपेंड करता है? तो
यहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट पूछा गया है, तो ये हमको अच्छी तरह पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा होता है, या फिर रेडियस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लिहाजा स्पिन मोशन पे भी इंडिपेंडेंट है, शेप से भी इंडिपेंडेंट है, स्पीड ऑफ रोटेशन पे भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है फिर सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 10वां, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास एट द हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ विल बी। ये क्वेश्चन था जिससे काफी एस्पिरेंट्स जो है वो कंफ्यूज हुए थे। हालांकि इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी थी पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास का फार्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास, ये आता है, और इसका फार्मूला आएगा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फोर्स है इसको आपने फोर्स की जगह आपने इसको रिप्लेस कर देना वेट से, और वेट आपका इक्वल होता है एम जी। एम एम कैंसिल हो गया, लिहाजा आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास, वो इक्वल आ जाएगा जी के। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जी आपने फाइंड करना है कहाँ पे, हाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कैंसिल आउट आपने नहीं करना था। तो वेट आ जाएगा एम जी ओवर एम। तो अब वेट आपने फाइंड करना है, ये आपका सेंटर है अर्थ का, और यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखनी है, और ये हाइट जो है ये भी गिवन है, ये हाइट भी जो एच है ये भी इक्वल टू आर है। अब हमें पता है कि जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जो छोटा जी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये 9.8 नहीं रहता, बल्कि ये चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इक्वल टू आर पे पहुंच जाते हैं, यानी जब हमारी हाइट इक्वल टू आर पे पहुंच जाती है, तो उस वक्त हमारा जो जी है ये रिड्यूस होता है जी ओवर फोर में, 4 गुना कम हो जाता है। ये पिछले लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास जो जी का फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारे पास ये होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी बुलंदी पे जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जी एच। तो इसी फार्मूले से जी एच की जो वैल्यू आएगी, यानी जी एट एनी हाइट एच पे, वो आएगी, क्योंकि हाइट आपकी रेडियस के इक्वल है, तो ये जी बाई फोर आ जाएगी। तो आप वहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपका फार्मूला जो है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, इसे आप रिप्लेस करेंगे फिलहाल जी एच से, एम जी एच से, एम जी एच से। और जी एच की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया जी बाई फोर, तो वो लगा दें एम जी ओवर फोर और साथ m। और एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है आपको, एम की वैल्यू नहीं दी हुई। तो आप क्या करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 लेते हैं और डिवाइडेड बाई फोर करते हैं, मैथ मैथ आप यहाँ पे काट दें, और 10 डिवाइडेड बाई जब आप फोर करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 न्यूटन पर किलोग्राम। ये न्यूटन पर किलोग्राम कैसे है, ये आपको यहाँ से इसकी डायमेंशन मिल जाएगी, फोर्स पर यूनिट मैस से फोर्स की डायमेंशन न्यूटन, और चूंकि मैथ से आपने डिवाइड किया लिहाजा पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आपका ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मैस जो है ये 2.5 न्यूटन पर किलोग्राम है। इसमें याद रखें, जी की वैल्यू जब भी आप कुछ सिग्निफिकेंट हाइट पे चले जाते हैं अर्थ की तरफ से, तो उस वक्त आपने जी की वैल्यू को रिप्लेस करना होता है। वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 1 न्यूटन। उसका वेट जमीन पे कितना होगा? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि जो मून पे जी की वैल्यू होती है, जी ऑन मून, वो जी ऑन अर्थ से 6 गुना कम होती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो जी ऑन अर्थ है वो 6 गुना ज्यादा होती है बनस्बत जी ऑन मून। तो लिहाजा जब वेट आपने फाइंड करना है तो आप लिखेंगे एम जी ई, क्योंकि आपने अर्थ पे, आपसे कहा गया कि आपने अर्थ पे वेट फाइंड करना है, मून पे तो आपको दिया हुआ है। तो आप इसका लिखेंगे जी ई की मैं वैल्यू लगाने लगा हूँ 6, एम की जगह एम ही रहेगा, एम की जगह एम, और जी ई की जगह मैं लिखने लगा हूँ 6 जी एम। और इस तरीके से ये बन जाएगा 6 M G M। और ये क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है वेट का, W इक्वल टू एम जी होता है, तो MGM जो है वो हमें बता रहा है, ये जो साथ M है, कि ये वेट ऑन मून है। तो लिहाजा 6 इंटू वेट ऑन मून WM,
ये जो चीज़ है, ये आपका क्या है, वेट ऑन मून। और वेट ऑन मून जो है वो 1 है, लिहाजा 6 × 1 जो है इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास वेट दिया हुआ है मून पे, वो 1 न्यूटन था, तो वेट ऑन अर्थ जो है वो इक्वल आ जाएगा, ये वेट ऑन अर्थ ये इक्वल आ जाएगा 6 न्यूटन के। तो बेसिक इसमें कंसेप्ट ये यूज हुआ है कि जो अर्थ पे जी की वैल्यू है वो मून से 6 गुना ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप सिंपली ये चीज कंसेप्ट में रखें कि अगर वहां पे मून पे किसी चीज का वेट जो है वो 1 न्यूटन है, तो अर्थ पे अगर आपने फाइंड करना है तो आप सिंपली इस चीज को 6 से मल्टीप्लाई कर दें बस। सिमिलरली अगर अर्थ पे वेट दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि मून पे वेट फाइंड करें, तो आप क्या करें, आप सिंपली 6 से डिवाइड कर दें। इतना ज्यादा मैथमेटिक्स के चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जी में आ रहा है। छोटा सा फार्मूला है वेट का, एम जी, तो एम तो कांस्टेंट रहता है, मैथ एवरीवेयर सेम रहता है, जी में डिफरेंस आ रहा है। तो लिहाजा आप मून पे देखना चाहते हैं तो 6 से डिवाइड कर दें, अर्थ पे देखना चाहते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 12 है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, हर किस्म की बॉडीज पे अप्लाई होता है, चाहे उसका जितना भी साइज है। तो स्फीयर है जिनका मास एम है और उनका रेडियस आर है, डी उनका डायमीटर है, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपने फाइंड करनी थी। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। ये भी एक स्फीयर है एम, ये भी उतने साइज का स्फीयर एम, इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब आपने फोर्स फाइंड करनी है तो आपने फार्मूला लगाना है G m1 m2, और नीचे जो डी का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको मैं फिलहाल डी नहीं लिखता क्योंकि डी हमने यहाँ पे डायमीटर लिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह आर लिख देता हूँ, आर का स्क्वायर। तो मैंने क्लियर बताया था कि ये जो आर है ये दोनों बॉडीज के सेंटर से हमें डिस्टेंस लेना होता है, सेंटर से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये गौर करें, ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, ये डिस्टेंस तो आर प्लस आर बन रहा है। और दो दफा आर ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो तो डायमीटर बन जाता है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों सेम स्फीयर है, दोनों का मैस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो जब दो दफा आर ऐड होता है तो वो डी बन जाता है, यानी डायमीटर बन जाता है। तो लिहाजा यही फार्मूला जो नीचे आर का स्क्वायर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डायमीटर के स्क्वायर में। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो डी है ये याद रखें ये डायमीटर है। और चूंकि एम वन और एम टू एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर का स्क्वायर। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहा हूँ ये डायमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे डी डिस्टेंस नहीं है। कुछ ने इसको इनफाइनाइट समझ लिया होगा कि चूंकि दोनों आपस में टच कर रहे हैं तो लिहाजा डिस्टेंस जीरो है। नो, डिस्टेंस आपने सेंटर से लेना होता है, सरफेस से नहीं लेना होता। सरफेस से डिस्टेंस जीरो बनता है, लेकिन चूंकि ये फार्मूला जो है इसमें डी जो सेपरेशन है ये आपने सेंटर से लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ इफ masses ऑफ बोथ हाफ। मैसेज को अगर हम हाफ कर दें विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर रहे, मैसेज को आप हाफ कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो सिंपल से ये भी G m1 m2 डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे डी डिस्टेंस है, डायमीटर नहीं है, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, दोनों के सेंटर के दरमियान है। तो मैसेज को हाफ करना है आपने, तो m1 को भी हाफ कर दें, m2 को भी हाफ कर दें। डिस्टेंस को उसने चूंकि खुद कहा है कि आपने अल्टर नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो ये जो 2 और 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 होंगे, और वो 4 का फैक्टर नीचे आ जाएगा, यानी G m1 m2 डिवाइडेड बाई 4 डी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टर्म तो बिल्कुल वही है जो पहले थी, सिर्फ एक इजाफी चीज जो नीचे आई है वो 4 आ गई, यानी 4 टाइम कम हो गई है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम कम हो गई है, F/4। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी एट द अर्थ सेंटर। सेंटर पे चूंकि जी जीरो हो जाता है और वेट में पता है mg होता है, तो जी जीरो होने से वेट भी जीरो हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्लियर फार्मूला हमने उस दिन देखा था, वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे और रेडियस ऑफ अर्थ है। ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि हम सैटेलाइट की बात करें, ये जो आर था जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये आर जो था ये रेडियस ऑफ अर्थ था, ये रेडियस ऑफ अर्थ, और ये सैटेलाइट है, ये घूम रहा है। तो ये आर आपने रेडियस ऑफ अर्थ लेना है, यानी जिस प्लेनेट के गिर्द घूम रहा है उसका रेडियस लेना है। ये ना हो कि आप सैटेलाइट का रेडियस लेते रहे, ये चीजें समझा करें, यही कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। ये पता नहीं अब आर जो है ये रेडियस किसका लेना है, सैटेलाइट का लेना है या किसका लेना है। तो ये चूंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सैटेलाइट आपको मूव कर रहा है वो क्लोज द सर्फेस ऑफ अर्थ है, तो जब क्लोज द सर्फेस ऑफ अर्थ है तो फिर आपने आर ही लेना है। एक्चुअल फार्मूला तो जो है वो है वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर प्लस एच है, लेकिन चूंकि क्लोज द सर्फेस ऑफ अर्थ है तो लिहाजा हम फिर आर प्लस एच जो है उसको सिंपली आर ही ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गिवन है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मेंशन है व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ आएगा इसका ऑप्शन। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी कैन नॉट सस्टेन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड दिस अर्थ। तो कौन सी वेलोसिटी है जो कोई सैटेलाइट सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये टॉपिक भी हमने जब ऑर्बिटल स्पीड पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो जब भी कोई सैटेलाइट नियर दी
सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के अराउंड, तो उसकी जो कम अज कम जो वेलोसिटी हमने निकाली थी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड निकाली थी। इसका मतलब है इससे कम जो वेलोसिटी है वो वाले पार्टिकल सस्टेन नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 6.9 है ये 8 से कम है, तो ये वेलोसिटी वो सस्टेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अपना रेवोल्यूशन या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने पीरियड में कंप्लीट करते हैं। तो चूंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के लिहाज से साकन होते हैं, उनका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होता है। ये अर्थ का जो टाइम पीरियड है ये स्पिन मोशन वाला है, ऑर्बिटल मोशन वाला नहीं है। ऑर्बिटल मोशन जो है वो तो 1 साल में कंप्लीट होती है, 365 दिन लगते हैं, लेकिन जो स्पिन मोशन जिससे ये दिन और रात आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में इसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उनका टाइम पीरियड अर्थ के स्पिन मोशन वाले टाइम पीरियड की इक्वल होता है, यानी 24 घंटे। नेक्स्ट है विच वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी बड़ा डिटेल से बताया हुआ है। कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो वीडियोस नहीं देखते और ऐसे ही कहते हैं कि चलिए हम टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं 10-15 मिनट लगा के, तो फिर उनको ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो वो शायद समझते हैं कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया या बुक में है नहीं है। लेकिन जो वीडियो सुन के करते हैं उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, वो प्रॉपर इसका आंसर कर पाते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो दो बॉडीज़ के दरमियान कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी ना हो। यानी ये एक बॉडी है, ये ऊपर दूसरी बॉडी है, तो अगर तो दोनों कांटेक्ट में हैं और फोर्स लग रही है तो ये फिर वो जो फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स होती है। लेकिन कुछ फोर्सेज होती हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलम फोर्स है, ये बॉडीज कांटेक्ट में ना भी हो तो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, तो ऐसी फोर्सेज को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये जरूरी नहीं है कि बॉडीज आपस में कांटेक्ट करें तब भी लगती है, ये कांटेक्ट में ना हो तब भी लगती है। लेकिन जो टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, एयर फ्रिक्शन फोर्स है, ये सारी की सारी जो फोर्सेज है ये कांटेक्ट फोर्स है। ये जब तक बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती तब तक ये नहीं एक्सपीरियंस की जाती। 20 है बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एफ, छोटा एफ। अप्लाइड फोर्स जो है वो कैपिटल एफ है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो छोटा एफ है। हमसे कहा गया है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। तो देखें सभी को ये बात पता है, ये अगर आपके पास कोई बॉडी का मैथ एम है और यहाँ पे आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं एफ और बॉडी इधर मूव कर रहा है, डिस्टेंस डी उसने मूव किया इधर, तो सबको ये बात पता है कि अगर बॉडी जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा अपोज करती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है इधर, ये फ्रिक्शनल फोर्स छोटा है। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लिहाजा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एफ, डब्ल्यू छोटा एफ यानी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन वो आएगा माइनस। अब माइनस क्यों है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड पे और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हो रहा है राइट साइड पे डी। फ्रिक्शनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, जो एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान वो 180 बन रहा है। और फार्मूला जो वर्क डन का होता है वो होता है एफ डॉट डी, और ये आएगा एफ डी कॉज 180, और कॉज 180 जो है वो -1 होता है, लिहाजा ये आएगा माइनस छोटा एफ डी। तो ये है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। और ये भी याद रखें जो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, इससे रिलेटेड भी आगे एक न्यूमेरिकल है। हॉर्स पावर ये सभी को पता है 746 वाट के इक्वल होता है। चलो अब वर्क टाइम ग्राफ, वर्क टाइम ग्राफ यानी ये वर्क का टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो डब्ल्यू बटा टी, क्योंकि स्लोप कैसे लेते हैं, वाई क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं और एक्स क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है ये क्या होती है, तो पावर होती है। तो लिहाजा वर्क टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो पावर के इक्वल है। ये आगे जी वो क्वेश्चन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये ऑलवेज नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, उनका सेम मोमेंटम है और हमने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है। हमने रिलेशनशिप देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होता है पी स्क्वायर यानी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो चूंकि मोमेंटम तो सबका सेम है तो लिहाजा इसको तो निकाल दें, और 2 का फैक्टर भी सबके अंदर है, लिहाजा इसको भी निकाल दें। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है मैस पे, तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैस के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप रखती है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसका मैस सबसे कम होता है, फिर उसके बाद प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा मैस जो है वो अल्फा का होता है इन तीनों में से। तो लिहाजा चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी। ये कुछ ने वेलोसिटी का लगाया था, वेलोसिटी तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है, उसकी वजह ये है कि मोमेंटम सेम है। ठीक है, जब मोमेंटम सेम है, मोमेंटम क्या होता है एम वी, तो फिर वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है भाई, फिर वेलोसिटी जो भी है जब मोमेंटम में कवर हो गया, मोमेंटम सेम है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 10 kg एट हाइट इक्वल टू रेडियस। ये भी वही क्वेश्चन कि आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं कितनी हाइट पे, ये अर्थ है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं और ये जो हाइट है, ये हाइट इक्वल है एच जो इक्वल है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने बताया था कि ये जो आपने पढ़ा हुआ है ना एम जी एच, ये उस वक्त वैलिड है जब आप नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ हैं, वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, उस वक्त लगाते हैं। अगर आप सिग्निफिकेंट हाइट पे चले जाते हैं जैसे कि रेडियस
जितनी हाइट के ऊपर आप चले जाते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है एम, फिर ये जी नहीं रहता, बल्कि ये बन जाता है जी एच, यानी जी एट दी हाइट एच, और आगे जो है वो ये वाला एच जो कि हाइट है वो लगा दें। अब चूंकि रेडियस के बराबर हाइट पे जब आप जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो हो जाती है अर्थ वाले जी से 4 गुना कम। तो ये आप लगा दें यहाँ पे एम जी ई बटा 4, और आगे हाइट एच है और वो हमें दी हुई है रेडियस आर, और मैथ आपके पास 10 है तो मैथ की जगह आप 10 लगा दें, और जी ई की वैल्यू भी 10 होती है, और आगे आर बटा 4। तो ऊपर टेन टेन आर 100 बनेगा, और 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 25 आ जाएगा, 25 आर। तो ये वो आंसर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा जो कन्वर्जन है वो आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक नहीं है? एटॉमिक बम में जो मैथ एनर्जी कन्वर्जन होता है एग्जैक्टली आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, वो भी आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। जो सन से एनर्जी आ रही थी उसके अंदर भी जो मैथ कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में फ्यूजन रिएक्शन से, वो भी मैथ आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। ये जो रॉकेट में गैसेस बर्न हो रही हैं, ये आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता। एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा होता है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एरिया आप फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वाई एक्सिस की क्वांटिटी को और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एफ डी आया, और एफ डी किस इक्वल होता है, वर्क। इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें तो एक्चुअली आप क्या फाइंड कर रहे होते हैं, वर्क फाइंड कर रहे होते हैं। फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है 45 के एंगल पे, आपने फाइंड क्या करना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल ठीक है, आप फाइंड कर लें। 45 के एंगल आप cos 45 लगाएं तो cos 45 क्या आता है, 1/√2, पॉजिटिव है। दूसरा, बल्कि तीसरे को देखें, वर्क डन बाई वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला बता रहा है, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये चीज़ हमें बता रही है। इसके अंदर तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कॉस थीटा होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसका मतलब वर्क डन जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जीरो होता है। और फोर्थ है, वर्क डन इन दिस केस इज डिफाइंड, ये भी बात ठीक है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग तो वर्क डन डिफाइन है। तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है यही रॉन्ग है, इसमें वो क्या कर रहा है, वर्क डन बाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज सेम, जबकि ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो कुछ ना कुछ वर्क आएगा एफ डी कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो वर्क डन है वो तो जीरो है, तो फिर सेम कैसे हो सकता है। 29 विच वन इज लीस्ट एफिशिएंट, तो सोलर सेल जो है इसकी 3% एफिशिएंसी होती है, तो ये सबसे लीस्ट है। बुलेट को जब फायर किया जाता है तो किस किस्म की एनर्जी कन्वर्जन होती है, तो केमिकल एनर्जी, बुलेट के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बुलेट मूव करना शुरू कर देती है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी है। ज़ाहिर है, फिर जब बुलेट फायर होती है तो आवाज़ भी आती है, तो इसका मतलब है केमिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में भी कन्वर्ट हुआ। और बुलेट जब फायर होती है तो गन हीट अप हो जाती है, इसका मतलब है कि वो केमिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट में भी कन्वर्ट हुआ है। तो ये एनर्जी कन्वर्जन है जब कोई एक बुलेट फायर होती है।